छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अपने अपने घरों में आप सब लोग सुरक्षित होंगे। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा बीए फाइनल ईयर के छात्र एवं एमए के छात्रों के लिए एक राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय को लेकर आज मैं उपस्थित हूं, जिसका नाम है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या है, संपूर्ण विश्व को निशस्त्रीकरण की क्या आवश्यकता पड़ी, वर्तमान समय में निशस्त्रीकरण की जरूरत सभी राष्ट्रों को क्यों आवश्यक पड़ी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम निशस्त्रीकरण को समझने के लिए शस्त्रीकरण को समझना पड़ेगा। शस्त्रीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अपने देश की आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा के लिए सभी राष्ट्रों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे राष्ट्रों से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक शस्त्र को धारण किया हुआ था। क्योंकि कुछ वर्षों के बाद संपूर्ण विश्व में एक ऐसी व्यवस्था निर्मित हुई जिसमें कि शस्त्रों को ग्रहण करने के साथ साथ ही उसके शस्त्रों का दुरुपयोग जब संपूर्ण विश्व के सामने आया, तब सभी राजनीतिक विज्ञान के बड़े बड़े विश्लेषणकर्ता, बहुत सारे संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के द्वारा शस्त्र को त्यागने की बात कही गई। शस्त्र जिस प्रकार से हम देखते हैं कि शस्त्रों को धारण करने से मानव जाति की विनाश, अन्न की क्षति, तन की क्षति, धन की क्षति, इस प्रकार हम कह सकते हैं हमको देखने के लिए प्राप्त होता है। समुचे विश्व में नागासाकी एवं हिरोशिमा की घटना सबको याद होगा कि 1945 में जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा एक परमाणु बम का प्रयोग किया जाना, जिसके दुष्परिणाम से आज भी उन स्थानों पर जहां पे परमाणु बम गिरा हुआ था, आज भी उन स्थानों पर हरे घास भी निकल कर आना बहुत कठिन हो गया है। इस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति के लिए शस्त्रीकरण किस प्रकार से हानिकारक है, किस प्रकार से उसके परिणाम हमको दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ संपूर्ण वैश्विक संगठनों ने निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए शस्त्रों को त्यागने की बात कही गई। निशस्त्रीकरण एक ऐसी अवधारणा जिसमें शस्त्रों को त्याग कर संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण राष्ट्र के लिए शांति व्यवस्था को कायम करने की बात निशस्त्रीकरण में हमको देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन, बहुत सारे ऐसे वैश्विक स्तर के राजनीतिक संगठन, यूएनओ, इन तमाम संगठनों के माध्यम से निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रयास किए गए। कौन कौन से ऐसे वे कारण हैं जिन कारणों से शस्त्रीकरण को त्यागने की बात कही जाती है, ऐसे वह कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है। नंबर 1, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अनुभव की जाती है। तो नंबर 1 इसमें शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना, हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि जब हम शस्त्र को धारण करते हैं, शस्त्रों को अपनाते हैं, वह शस्त्र हमारे पास होता है तो हमारे एक मानव जाति के पास में अतिरिक्त बल की प्राप्ति हो जाती है। शस्त्र को जब हम धारण करते हैं, शस्त्रों को धारण करने से हमको युद्ध की संभावना निर्मित हो जाती है। अर्थात जिसके पास में परमाणु बम होगा, जिसके पास में तोप होंगे, जिसके पास में गन होंगे, जिसके पास में बारूद होंगे, उनके पास में अतिरिक्त शक्तियां निर्मित हो जाती है, अतिरिक्त शक्तियां, अतिरिक्त बल उनके पास में प्राप्त हो जाता है। और वह जब शस्त्र उनके पास में होता है तो वह एक युद्ध को
ये एक युद्ध को अपन कह सकते हैं चुनौती देने का प्रयास करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिनके पास में शस्त्र होते हैं, जिन देशों के पास में शस्त्र होते हैं, उन शस्त्रों को वो उपयोग करना चाहता है। अर्थात जब वो उपयोग करना चाहेगा, शस्त्रों का उपयोग करेगा, अर्थात उस किसी भी राष्ट्र को धमकाने का प्रयास करेगा। इन कारणों से शस्त्रीकरण को प्राप्त करने से, शस्त्रीकरण को अपनाने से एक युद्ध की घोषणा होती है। युद्ध के घोषणा होने की संभावना निर्मित होती है। अर्थात हम ये कहें कि शस्त्रीकरण को अपनाने से मानव जाति की क्षति ही होती है, मानव जाति की हानि ही होती है। अर्थात निशस्त्रीकरण में शस्त्रों को त्यागने की बात कही जाती है। नेक्स्ट कारण है शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होना। एक बार और इसको बताऊंगा आपको। शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होना। शस्त्रीकरण को जब हम बढ़ावा देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। जिस प्रकार से हम भारत और अमेरिका के बीच में का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम अब अध्ययन करते हैं, उसमें हम पाते हैं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत पहली बार परमाणु जब परीक्षण किया था, पोखरण में परमाणु परीक्षण जब किया था, तो तमाम जो विकसित जो राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों के द्वारा भारत की बहुत बड़ी एक आलोचना की जा रही थी कि भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने जा रहा है, उसका एक परीक्षण कर रहा है। अर्थात जो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, भारत या फ्रांस के बीच का जो संबंध है, भारत या चीन के बीच का जो संबंध है, यहाँ ये हम ये कह सकते हैं कि भारत और अन्य जो विकसित जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के बीच में, चूंकि भारत परमाणु बम बनाने की तैयारी कर चुका था, तैयारी करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था, इस प्रकार से भारत और दूसरे अन्य जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के बीच में पारस्परिक जो संबंध है, उस संबंधों में हमको मधुरता के स्थान पर खटास पैदा होने की स्थिति हमको देखने के लिए मिलता है। अर्थात हम ये कहें कि ये जो शस्त्रीकरण है, शस्त्रीकरण को धारण करने से अन्य जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के बीच में तनाव उत्पन्न होने की बात हमको देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से हम ये कहें कि जो शस्त्र है, उस शस्त्रों को धारण करने से कई प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इन परिवर्तनों को बदलने के लिए, इन जो संबंध है, इन संबंधों को मधुर संबंध बनाने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता, अत्यंत आवश्यकता हो जाती है। अर्थात हम कहें कि शस्त्रों को हमको त्यागना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय से लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा। एक बार और मैं रिवाइज कर दूं इसको। शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय से लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम शस्त्रों को धारण करते हैं, शस्त्रों को धारण करते हैं, शस्त्रों को एक बजट बनाकर शस्त्रों को जब हम खरीदते हैं, दूसरे देशों के साथ हम नवीन टेक्नोलॉजी के जो शस्त्र होते हैं, उन शस्त्रों को जो हम हमारे देश में या किसी अन्य राष्ट्रों के द्वारा उसको जब खरीदा जाता है, तो एक अतिरिक्त बजट उसमें उन शस्त्रों को खरीदने के लिए लगता है। जब किसी भी राष्ट्र के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम शस्त्र को खरीदने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, खरीदने के लिए उसका हम उस बजट का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस राष्ट्र के आंतरिक मामलों में बहुत ज़्यादा उसको प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय किसी भी राष्ट्र का जो बजट है, उस बजट का हम मान के चलें कि यदि अगर 30% संपूर्ण देश के बजट का 30% का हिस्सा हम किसी भी शस्त्रों को खरीदने के लिए हम लगाते हैं, तो 70% का जो बजट जो बचता है, जो शेष जो बजट होता है, उसमें संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को निर्मित करना होता है, संचालित करना होता है, जिसमें एजुकेशन के ऊपर बजट बनाना होगा, हेल्थ के ऊपर बजट बनाना होगा, और अनन्य किसी भी राष्ट्र को विकसित करने के लिए जो आंतरिक जो अधोसंरचना है, उस आंतरिक अधोसंरचना को विकसित करने के लिए कई प्रकार के व्यय करने होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक जो मोटी रकम है, हम उस मोटी रकम को शस्त्र को खरीदने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो जो आंतरिक जो व्यवस्था है, उस आंतरिक व्यवस्था में हमको कमी देखने के लिए मिलती है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रक्षा बजट में
या फिर कहें कि जो शस्त्र है उस शस्त्रों को कम खरीद कर हमको आंतरिक व्यवस्था को बनाना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शस्त्रीकरण के जो दुष्परिणाम है वो आंतरिक व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की जो किसी भी राष्ट्र को विकसित करने में, विकसित बनाने में जो आंतरिक जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्थाओं को हम ध्यान नहीं दे पाते, जिससे कि जन कल्याणकारी कार्य अधूरे पड़ जाते हैं, जिससे क्या है कि किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था को बहुत बड़ी एक नुकसान होती है। अर्थात हम जो शस्त्रीकरण है उस शस्त्रीकरण को हमको त्यागना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है। शस्त्रीकरण हर स्थिति में, हर परिस्थितियों में हमको यह देखने के लिए मिलता है कि जो शस्त्रीकरण है उस शस्त्रीकरण को जब हम बढ़ावा देते हैं, उस शस्त्रीकरण को जब हम बढ़ावा देते हैं तो हमको यह प्राप्त होता है कि जो नैतिकता है, जो नैतिक आधार होते हैं, उन नैतिक अधिक आधार के वो प्रतिकूल हमको देखने के लिए मिलता है। शस्त्रीकरण से मानव जाति की हानि ही होती है, शस्त्रीकरण से मानव जाति की क्षति होती है, मानव जाति को नुकसान एवं अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो शस्त्रीकरण है उस शस्त्रीकरण से किसी भी नैतिक आधार पर शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। शस्त्रीकरण कहीं ना कहीं मानव जाति के विकास में एक अवरुद्ध का काम करती है। नेक्स्ट है शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप। शस्त्रीकरण को जब हम बढ़ावा देते हैं, शस्त्रीकरण का जब हम अपने जीवन में अपने राष्ट्रों के प्रति हम उसको एक मूल आधार मानकर हम शस्त्र को अपनाएं, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के साथ में हस्तक्षेप होने की संभावना बनी रहती है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा शस्त्रों को एक नवीन तकनीकी के माध्यम से नए नए शस्त्रों को बनाना और उन शस्त्रों को किसी अन्य राष्ट्रों को पहुंचाना, अन्य राष्ट्रों को जो नवीन पद्धति के जो शस्त्र हैं उन शस्त्रों को देना, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शस्त्रों के माध्यम से जो सैनिक संगठन है उन सैनिक संगठनों को संचालित करते हुए अमेरिका ने, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, इनके माध्यम से वो पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान राष्ट्र के लिए वो सहयोग करना चाहता है। और पाकिस्तान जो है उन शस्त्रों का प्रयोग वो भारत के आंतरिक मामलों में आतंकवादी संगठनों के माध्यम से, आईएसआई संगठनों के माध्यम से उन शस्त्रों का प्रयोग करना चाहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी राष्ट्र जो शस्त्रीकरण है उस शस्त्रीकरण का प्रयोग करने के पश्चात वो किसी भी राष्ट्र के किसी अन्य राष्ट्र को वो हस्तक्षेप करता है, किसी भी राष्ट्र के जो आंतरिक मामले होते हैं उन आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। शस्त्रीकरण को अपने जीवन में या किसी भी राष्ट्र के लिए अपनाने पर वो आर्थिक क्षति तो होती ही है, साथ में किसी भी राष्ट्र के आंतरिक जो विकास होता है उस विकास को पूर्ण करने में जो शस्त्रीकरण है वह शस्त्रीकरण एक अवरुद्ध सा एक काम करने लग जाती है। शस्त्रीकरण में अतिरिक्त जो बजट है वो शस्त्रों को खरीदने में लग जाता है और जो उस देश की जो विकास है उस विकास की गति को रोकने में शस्त्रीकरण का बहुत बड़ा योगदान बढ़ जाता है। अर्थात जो शस्त्रीकरण है वह शस्त्रीकरण किसी भी कीमत पर किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को क्षति पहुंचाने का बहुत बड़ा एक काम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं शस्त्रीकरण एक मानव जाति और साथ में किसी भी राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करने में बहुत बड़ा एक भूमिका के रूप में शस्त्रीकरण का प्रयोग हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम है। शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम है से तात्पर्य हमको यह समझ में आता है कि किसी भी परिस्थितियों में जब शस्त्रों को जब हम अपनाते हैं, शस्त्रों को जब हम धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जान माल की ही हानि होती है। वो किसी भी तरीके से मानव जाति का अंत होने की बात कही जाती है, मानव जाति के विनाश होने की घटनाएं हमको सामने के लिए मिलता है। जिस प्रकार से परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा जब किया गया था तो कईयों हजारों कईयों लाख व्यक्ति
व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, अर्थात उस परमाणु बम के गिराए जाने से कहीं ना कहीं मानव जाति की क्षति हुई थी, मानव जाति की हानि हुई थी। इससे हम कह सकते हैं कि जो शस्त्र है, उन शस्त्रों को धारण करने से किसी भी व्यक्ति की या किसी भी राष्ट्र के पास में जब परमाणु बम होगा, नए नए नवीन टेक्नोलॉजी के शस्त्र होंगे, उससे यह होता है कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी व्यक्ति के पास में एक अतिरिक्त एक बल की प्राप्ति होती है, जिससे कि वह बल को किसी अन्य जो कमजोर व्यक्ति हैं या फिर हम कहें कि जो अन्य जो कमजोर जो राष्ट्र होते हैं, उन राष्ट्रों को डराने धमकाने के लिए उसके प्रयोग अधिकतर देखने के लिए मिलता है। अर्थात जो हमें जो शस्त्रीकरण है, इस शस्त्रीकरण के दुष्परिणाम ही हमको देखने के लिए मिलता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे अपन इसको इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के पास में यदि अगर परमाणु बम है, उस व्यक्ति के पास में हम कहें कि गन है, तो वो ये जो कमजोर व्यक्ति है, उस कमजोर व्यक्ति को बातों बातों पर वो डराने का प्रयास करेगा, धमकाने का प्रयास करेगा, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो व्यक्ति डरा हुआ है, जो सहमा हुआ जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति में एक डर की भावना निर्मित होती रहती है। अर्थात हम ये कहें कि जो शस्त्रीकरण है, शस्त्रीकरण के हमको दुष्परिणाम हम देखने के लिए मिलता है। शस्त्रीकरण कहीं ना कहीं मानव जाति को अंत करने की ओर लेके जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत करने में सहायक। एक बार और मैं आपको बता दूं, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत करने में सहायक। शस्त्रीकरण, भले ही हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र के उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए किसी भी राष्ट्र के द्वारा साम्राज्यवाद की जो क्रांति है, साम्राज्यवाद की जो प्रथा है, उस प्रथा को जो साम्राज्यवाद के माध्यम से बढ़ाया जाता है, उस प्रथा को तोड़ने के लिए शस्त्रीकरण एक उपयोग साबित होती है। शस्त्रीकरण एक ऐसा माध्यम बनता है कि वो जो उपनिवेशवाद है, उस उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए शस्त्रीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात हम कहें कि जो मानव जाति है, इस मानव जाति के विकास में अवरुद्ध का काम शस्त्रीकरण के द्वारा हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, वैश्विक स्तर के संगठन, कई राष्ट्रों के ऐसे संगठन हैं, उन संगठनों के माध्यम से हमको शस्त्रीकरण को त्यागने की बात कही जाती है। हमको यूएनओ के माध्यम से, ब्रिक्स के माध्यम से, आसियान के माध्यम से, सार्क के माध्यम से, और सबसे बड़ी जो भूमिका है जो शस्त्रीकरण है, उस शस्त्रीकरण को त्यागने के लिए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है, सबसे बड़ी जो भूमिका है, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से शस्त्रीकरण को त्यागने की बात कही जाती है। वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंचों में गुट निरपेक्षता के द्वारा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए। आज का वीडियो में हमने निशस्त्रीकरण के जो कारण है, जो मूल आवश्यक कारण है, उन कारणों को हमने समझने का प्रयास किया है। निश्चित ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स करें और लाइक भी करें, और आप अपना मत प्रस्तुत करें, जिससे कि मेरे को अच्छा लगे, और ये वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।